मैंने कोई एहसान का काम नहीं किया, और आपके तो मुझ पे इतने एहसान है कि बकिया जिंदगी में अगर आपकी खिदमत भी करता रहूं तो वह एहसान फिट नहीं सकते। ये मेरा एहसास है। दुश्मनों को भी पहचानता हूं और दुश्मनों को निपटना भी आता है, और अच्छी तरह से निपटता हूं। तो निपटने की जो बात है माशाअल्लाह अच्छी अपने पास है, अच्छे अच्छों को निपटेंगे, और इंशाअल्लाह उन मुनाफिकों को भी निपटेंगे जिन्होंने मजलिस की पीठ में खंजर घोंपा है। पोस्टर पर फोटो लगाने की बात, सोहेल जरी साहब, अगर किसी ने मेरे बेटे का पोस्टर पे फोटो लगा दिया तो मैं खुश होकर टिकट देने वाला आदमी नहीं हूं। अल्लाह के फजल करम से हम उसी को टिकट देंगे जो कौम की खिदमत करेगा, जो अपना घर भरने का काम नहीं करेगा। स्टेज पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन शहर के सदर मोहतरम जनाब सारिक नक्शबंदी साहब, इस बस्ती के काबिल एहतराम मेरे साथी मौलाना फारूक साहब, रसूल मौलाना साहब, जुमन भाई, हमारे इस बस्ती के मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम, गय्यू नौजवानों, स्टेज पे तशरीफ फरमा सागम बिन बावजीर, हिदायत अली साहब, फिरोज खान साहब, विकास एटके साहब, गुलाम दस्तगीर साहब, प्रोफेसर सोहेल जलील साहब, रियाज भाई, सिराज भाई, सलाउद्दीन भाई, मुबीन भाई, हमारे गाजी सादुद्दीन मुश्ताक भाई, मुजीब पटेल साहब, अकरम भाई, अजहर पटेल साहब, अब्दुल रहीम भाई, हमारे तमाम नौजवान दोस्तों, साथियों, और ख़ास तौर पर हमारे नौजवान साथी जिन्होंने इस कामयाब प्रोग्राम को मुनाकिद किया है, मालेगांव की नौजवानों की दिलों की धड़कन हमारे असलम पठान साहब, अजीज़ान गिरामी, आपके बीच आने का इत्तेफाक कोविड के बाद, एक मुद्दत के बाद हुआ है। हमारे दोस्त प्रोफेसर सोहेल जलील ने एक चार्जशीट लगा दी है। प्रोफेसर सोहेल जलील ने कहा कि डॉक्टर साहब, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। यकीनन हम आपके बीच मजलिस का पैगाम पेश करने आए हैं। हम आपके बीच मुल्क के मौजूदा हालात का जिक्र करने आए हैं, मगर प्रोफेसर सोहेल जलील साहब ने जो बातें कही हैं उसका भी जवाब देना बहुत जरूरी है। इस बस्ती में मैं सोहेल साहब सबकी जिम्मेदारी से कहता हूं, इस बस्ती में मेरी बड़ी वाबस्तगी है। इसलिए वाबस्तगी है कि यहाँ पर अगरचे के यहाँ के अफराद छोटे मोटे पेशे करते हैं, मेहनत करते हैं, मगर इनकी वाबस्तगी दीन इस्लाम से है। ये अपनी शरीयत से, अपने रस्म रिवाज से, अपनी बातों में बहुत पक्के हैं। नारेगांव की बस्ती में मैंने कोई गंदगी नहीं देखी। मुझे कहते हुए फख्र है कि इस बस्ती में तकरीबन 20 के ऊपर मसाजिद है। एक फलाहुद्दीन नाम का बड़ा इदारा चलता है, कई मकातिब चलते हैं, लोग मेहनत के साथ अपनी रोटी रोजी कमाते हैं। एक और बात है, तकरीबन 800 के आसपास गोदाम है। इन गोदामों में तकरीबन एक गोदाम में 10 आदमी, इस तरह से 8000 से 10,000 लोगों को ये बस्ती रोजगार देती। तो बहरहाल नारेगांव का मुकाम मेरे दिल में बहुत ऊंचा है। ये भी बात सही है
2015 के इंतखाबात में जब कॉर्पोरेशन के चुनाव में उम्मीदवार देने की बात हुई, मैं 2014 में पार्टी में आया था। मुझे ज्यादा मालूमात नहीं थे और ये ओबीसी वार्ड हो गया था। कुछ मुकामी लोगों ने हमारे भाई शरीफ पठान का नाम दिया था, हम उनको दे नहीं सके। इसाक कुरैशी भी हमारे पास थे, कोई और दूसरे लोग भी थे, मगर यहां का फैसला मैंने नहीं किया। एक उम्मीदवार दिया गया, उसने क्या किया जाने दीजिए, मगर सच बात तो यह है कि इस बस्ती में बर्दियाती सहूलियात की बेइंतहा जरूरत है। मैंने इस बस्ती के चप्पे चप्पे को छाना, मैंने कोने कोने में देखा, यहां न पीने का पानी है। अभी मैं देख रहा था हमारी माएं बहनें इस मंबे से पानी लेकर मकान ले जा रही। हमारी माओ बहनों को पीने के पानी की तकलीफ है। यहां पर ड्रेनेज का मसला है। कई मकानों के पास लोगों ने आस में ही थोड़ा सा सेप्टिक टैंक जैसा खड्डा बना दिया है। यानी यहां पर यह एहसास करना बहुत मुश्किल है कि महज़िब माशरा बसता है। महज़िब माशरे को जो सहूलियत होना चाहिए, पीने का पानी, साफ सुथरा ड्रेनेज की निकासी, अच्छे रास्ते, अस्पताल और मदरसे तो बहुत दूर की बात, बुनियादी जरूरियात नहीं है। इंशाअल्लाह अब जब चुनाव हो गए कॉर्पोरेशन के, मैं शख्सी तौर पर आपसे वादा कर रहा हूं कि नारेगांव के बस्ती के ही उम्मीदवार को हम उम्मीदवारी देंगे। ऐसे उम्मीदवार को वोट दे, ऐसे उम्मीदवार को उम्मीदवारी देंगे जिसका कान पकड़कर, जिसका गिरेबान पकड़कर हम काम ले सकेंगे। मेरे तो जहन में बात है, मैंने हमेशा कहा था, मैंने इम्तियाज जलील साहब से कहा था कि इस बस्ती में एक कॉर्पोरेटर नहीं होना, हमको एक कॉप कॉर्पोरेटर भी देना चाहिए ताकि ज्यादा फंड्स आए, ज्यादा अच्छा काम हो सके। बहरहाल जिन साथियों ने 2014 में, 2019 में पार्लियामेंट के चुनाव में पार्टी का परचम पूरी ताकत से अपने हाथ में उठाया, जिन्होंने मजलिस के हाथों को मजबूत किया, जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आवाज मिलाई, ऐसे ही शख्सियतों को, ऐसे ही शख्स को हम टिकट देंगे और नारेगांव की बस्ती का विकास पूरा करेंगे। ये मेरा वादा है आपके साथ, मैं आपसे वादा करता हूं और मैंने इस वादे को निभाया भी हूं। जब कभी आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ, हम भागकर आपके पास पहुंचे। किसी गोडाउन में आग लग गई, हम वहां पहुंचे, हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया, आग बुझाने की कोशिश की। और मैं समझता हूं मैंने कोई एहसान का काम नहीं किया, और आपके तो मुझ पे इतने एहसान है कि बकिया जिंदगी में अगर आपकी खिदमत भी करता रहूं तो वह एहसान फिट नहीं सकते। ये मेरा एहसास है और इंशाअल्लाह इसी एहसास के साथ आपके साथ खड़े रहूंगा, आपके सुख दुख पे आपका साथ दूंगा और इस बस्ती के विकास करने को अपना नज़्बुन बनाऊंगा। अजीज़ान गिरामी, पोस्टर पर फोटो लगाने की बात, सोहेल जलील साहब, अगर किसी ने मेरे बेटे का पोस्टर पर फोटो लगा दिया तो मैं खुश होकर टिकट देने वाला आदमी नहीं हूं। आप तो मेरे साथ बहुत दिन से रहे हैं, दोस्तों को मैं पहचानता हूं, दुश्मनों को भी पहचानता हूं और दुश्मनों को निपटना भी आता है और अच्छी तरह से निपटता हूं। दुश्मनों को निपटना भी आता है और इंशाअल्लाह मैं
ना किसी से जायदाद। ये बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो आवाज कम करो ना, सुनो ना बात को, बात सुनो ना सुकून से भाई। क्यों आवाज कर रहे? आवाज मत कीजिए ना, फिर बैठेंगे ना अपन नारेबाजी अच्छी करेंगे, क्यों फिक्र करें। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि निपटने की जो बात है माशाअल्लाह अच्छी अपने पास है, अच्छों को निपटेंगे और इंशाअल्लाह उन मुनाफिकों को भी निपटेंगे जिन्होंने मजलिस की पीठ में खंजर घोंपा है। ऐसा भी हुआ है कि मजलिस ने किसी को टिकट दिया, वो चुनकर भी आ गया और उन्होंने काम नहीं किया, हमने उनको भी नहीं बख्शा। आपको याद होगा मैंने एक सभा में कहा था कि कारपोरेटर चुन के आने के बाद, आमदार चुन के आने के बाद, खासदार चुन के आने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उसका मकसद अपना घर भरना नहीं होता। अल्लाह के फजल करम से हम उसी को टिकट देंगे जो कौम की खिदमत करेगा, जो अपना घर भरने का काम नहीं करेगा। अल्लाह के फजल करम से हम माशी तौर पर मुस्तहकम है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है और इस मंच से कहना चाहता हूं, न सियासत मेरा धंधा है, न पैसा कमाना सियासत से मेरा मकसद है। लाखों रुपये साल का इनकम टैक्स भरता हूं, लाखों रुपए ज़कात में देता हूं, मगर एक जज्बा है, एक मिशन है कि मिल्लत इस्लामिया का इस देश में सर उठाकर जीने का मकसद। अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, अकबरुद्दीन अवैसी की पार्टी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। इसलिए इस पार्टी में मैं दिलो जान से काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। अजीजान गिरामी, आज की सभा का उन्वान ये हालात हाजरा के पॉइंट पे था, मगर हमारे सोहेल जरी साहब ने चुमटी ले ली हमको। आखिर में एक चुमटी लेके कहा, डॉक्टर साहब कारपोरेशन का क्या होगा? सोहेल जरी साहब कारपोरेशन का बहुत अच्छा होगा, हमने जो गलतियां की है उसका हमको एतराफ है, वो गलतियों को हम दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। होता आपके बीच आकर एक पैगाम ये देना है कि देश किस सिमत में जा रहा है, रुझानात किस सिमत में जा रहे हैं, रियासत की सतह पर क्या हो रहा है, हुकूमत से हमारी क्या तवक्कुआत है, हमारे लिए कामयाबी और खुशहाली का कौन सा रास्ता मुतय्यन होना चाहिए। अगर कौमी सतह पर बात की जाए तो मोदी साहब की हुकूमत है, भारतीय जनता पार्टी के पास मुकम्मल मैंडेट है, अभी यूपी में उनकी हुकूमत आ गई है। उनका मैंडेट, उनकी हुकूमत नफरत की बुनियाद पर टिकी हुई है। मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करने की बात करना, मुस्लिम नौजवानों को पीट पीट कर मार डालना, फिरकावाराना फसादात करना और मुसलमानों को देशद्रोही बनाकर हिंदुओं के सेवियर बनकर आना, उस बहाने से वोट हासिल करना और हुकूमत में आना। अरे हुकूमत होती है विकास के लिए। कौन सा विकास? नौजवानों को नौकरियां मिलना चाहिए, आपकी बस्तियों में अस्पताल बनना चाहिए, आपकी बस्तियों में अच्छी और मुफ्त तालीम का इंतजाम होना चाहिए, आपको पीने का साफ पानी मुहैया होना चाहिए, आपके बिजली का बिल कम से कम होना चाहिए। ये कोई एजेंडा हुकूमत का नहीं है। अभी तो आपने सुना होगा कश्मीर फाइल्स, एक पिक्चर बनाई है अग्निहोत्री ने, कश्मीर फाइल्स। क्या है कश्मीर फाइल्स? पहले थोड़ा पस मंजर सुनाता हूं। 1990 में
कश्मीर से कुछ पंडितों ने पनागजी बनकर कश्मीर को छोड़ दिया। इनकी तादाद थी 3500। जिस जमाने में पंडितों ने खौफ और डर के तहत अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर को छोड़ दिया, उस वक्त सेंटर में जो गवर्नमेंट थी वो थी वीपी सिंह साहब की। और वीपी सिंह साहब की गवर्नमेंट को भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था। यानी कश्मीरी पंडित का जो पलायन हुआ उस वक्त सेंटर में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी और बीजेपी की सपोर्ट में थी। और जो कश्मीर का गवर्नर था वो जगमोहन था, जो बीजेपी का आदमी है, था और है। जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से वापस जाना पड़ा बाहर, तो भाई वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, तुमने क्या किया? तुम वीपी सिंह गवर्नमेंट को गिरा देते, कश्मीरी पंडितों का साथ देते। उसके बाद इनकी गवर्नमेंट वाजपेयी जी की आई। अब मोदी साहब 7 साल से है, इनकी गवर्नमेंट तकरीबन 12 साल रही। 1990 के पीड़ित पंडितों को तुम आज भी इंसाफ नहीं देते, मगर उसकी फिल्म बनाकर मुसलमानों को बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, बड़े शर्मनाक बात है। मैं इस मंच से मीडिया के सामने हुकूमत हिंद से कहना चाहता हूं, अरे तुम 3500 पंडित कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हो, गोधरा में 22,000 मुसलमानों के साथ तुमने क्या किया? कश्मीरी पंडित तो खामोशी से पुरअमन तरीके से बाहर निकल गए। गोधरा में तो मुस्लिम हामिला औरत के पेट को काटकर मासूम बच्चे को नेज़े पे लटका दिया गया। मरियाना में क्या किया, नीरी में क्या किया, अहमदाबाद में क्या किया, हैदराबाद में क्या किया, हजारों मुसलमानों की जिंदगी से खेला। अभी मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, कई हजार मुसलमान अपने घर से बेघर हो गए, उनकी रोटी रोजी गई। इसकी फाइल क्यों नहीं बनाते? बनाओ ना, गोधरा फाइल बनाओ, मुजफ्फरनगर की फाइल बनाओ, मरियाना की फाइल बनाओ, और तुमको समझ में आएगा कि मुसलमानों का खून इतना बहा है, मुसलमानों की अस्पतें इतनी लूटी हैं, मुसलमानों के कारोबार इतने खराब हुए हैं, तो क्या इसकी फिल्म नहीं बनेगी? अगर इंसाफ की बात है तो कश्मीरी पंडितों पे भी जुल्म जो हुआ वो भी गलत बात, गोधरा में हुआ वो भी गलत बात। कश्मीर के पंडितों को बचाने की ताकत तुम्हारे पास थी, तुमने उनको नहीं बचाया। गुजरात में गोधरा में आपने नंगा नाच खेला और उसका ठिकरा हमारे संग होते हैं। अरे गुजरात में अहमदाबाद में एहसन जाफरी नाम का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। एहसन जाफरी को न सुरक्षा दी गई न मदद दी गई, उसके घर को आग लगाकर उसको मार दिया गया। अरे मोदी साहब, आपके कारनामों की दास्तान तो इतनी सियाह है कि कश्मीरी पंडितों की क्या बात करते हो। तो अजीजा ने गिरामी, इस बात को समझना होगा, समझना यह होगा कि फिरका परस्त ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ये आरएसएस, ये शिवसेना मुसलमानों को आतंकी, देशद्रोही और जमाने के मुखालिफ बनाकर निशाना बना गए। मकसद यह है कि आपके वजूद को मिटा दिया जाए। क्या फिक्र है ट्रिपल तलाक की, बहुत फिक्र है।
अभी तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसला भी दे दिया हिजाब के मामले में। हिजाब पर्दे को कहते हैं, इस तरह से मुंह पे कपड़ा ढांपने को भी हिजाब कहते हैं। देखो अदालतें भी कैसी कैसी हो गई, ये देश में क्या क्या चीजें हो रही हैं। जब महात्मा गांधी के खातिरों के हाथ में हुकूमत आ जाएगी और अदालत के कोर्टों में बैठने वाले जजेस भी फिरकाप्रस्त हो जाएंगे तो ऐसी ही बातें आएंगी। मैं आपको बता दूं, कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब का जो जजमेंट दिया, फिरकाप्रस्त ताकतें कह रही है अब हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। पहली बात आप सुन लीजिए, हाई कोर्ट ने हिंदुस्तान के दस्तूर में जो बातें हैं उसके हिसाब से फैसले देना चाहिए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक दस्तूर की तशरीह करने वाली, दस्तूर में दिए गए हुकूक की बात करने वाली अदालतें होती हैं। वो हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया मालूम? हाई कोर्ट ने फैसला दिया हिजाब इज नॉट द एसेंशियल रिलीजियस इस्लामिक प्रैक्टिस। हाई कोर्ट ने कहा इस्लामी शरीयत से हिजाब कोई जरूरी नहीं है। अब हमारी शरीयत के मामले भी गैर तहराशुदा जजेस भी तय करेंगे, इससे बड़ी नादानी की बात क्या हो सकती है। उन जजेस को हमारे धर्म के मामले में क्या हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए, इस्लाम का क्या इंटरप्रिटेशन है, हिजाब की इस्लामी हैसियत क्या है, ये कहने का अधिकार नहीं है। फिर भी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस्लामी प्रैक्टिस में हिजाब नहीं है। अरे हमारे आगे में दीन तय करेंगे, हमारे मिल्लत के रहनुमा तय करेंगे, हमारे मसाजिद की इमाम तय करेंगे। तो देखो अब हाई कोर्ट भी आपके मजहबी मामला में मदाखलत कर रही है। बहरहाल हिजाब का मसला ऐसा मसला है कि हमारी बेटियों को तालीम से रोकना है, नफरत का माहौल पैदा करना चाहिए। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने देखा हमारी एक बेटी मुस्कान खान जय श्री राम के जवाब में नारे तकबीर कहती है। हम मुस्कान के भाई हैं, हम मुस्कान के वालिदैन, हम उनके भाई हैं और ऐसी बेटियां हमारी ताकत है। आओ हम ऐसे माशरे को तैयार करेंगे जो अपने दस्तूरी हुकूक के लिए ताकत से खड़े हो जाए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम यही पैगाम देती है। अब देखिए ना, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को क्या औरंगाबाद से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, क्या अकबरुद्दीन अवैसी को यहां से इंतखाब करना है? अगर वो तो बहुत महफूज है, उनकी तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में बहुत ताकत है। मकसद ये है कि हर शहर के सतह पर, हर रियासत में, हर कॉर्पोरेशन के लिमिट में मुसलमानों की ऐसी क़ियादत तैयार हो जो उनकी बात को ऐवाना तक पहुंचा सके। तो पहली बात जो आपको पैगाम देना है, हम इस क़ियादत का साथ देंगे जो ऐवानों में हमारी आवाज को, हमारे जज्बात को, हमारे एहसासात को बयान करेगी, इसलिए उस क़ियादत को साथ देना है। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा दिसंबर का महीना था या दिसंबर में हमने बंबई में एक तिरंगा कन्वेंशन किया, जलसा किया।
मकसद यह था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। भारत के संविधान में इस बात का प्राविधान है, इस बात का चांस है, इस बात का मौका है कि जो समाज पिछड़ा हुआ है, जो दूसरे समाजों के मुकाबले में पसमानदा है, उनको रिजर्वेशन देकर आगे लाया जाए। अब आप देखिए, दलित समाज के बहुत सारे साथी, उनको रिजर्वेशन होने की वजह से वो सर्विसेज में आते हैं। दलित समाज का रिजर्वेशन एससी और एसटी का असेंबली में भी है, पार्लियामेंट में भी है। इसलिए रिजर्वेशन है कि जब हुकूमत फैसले करेगी तो ये दलित समाज के लोग अपने समाज के लोगों के मफादात की हिफाजत करेंगे। हमने 2014 में जो बात कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी ने की थी, उसकी बात कही। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने एक ऑर्डिनेंस लाया था। ऑर्डिनेंस ये था कि मुसलमानों को तालीम के मैदान में और सरकारी नौकरियों में 5% रिजर्वेशन दिया जाए। 2014 के इंतखाबात के बाद बीजेपी शिवसेना की हुकूमत आई। अब उसके बाद फिर से शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, तो हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमान मुख्तलिफ कमेटियों और कमीशन के मुताबिक आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लीजिए, आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट लीजिए, आप महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट लीजिए, आप कंडू कमेटी की रिपोर्ट लीजिए। ये तमाम रिपोर्टें कहती है कि महाराष्ट्र का मुसलमान तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में, तमाम सहूलियात के मैदान में बहुत पीछे है। तो हमने क्या किया, बंबई में तिरंगा कन्वेंशन किया, हुकूमत से मुतालबा किया वो 5% रिजर्वेशन जो आपकी पुरानी हुकूमत ने तय किया था मुसलमानों को देना चाहिए। हमने कहा कि हमारे बच्चे भी कॉलेज में एजुकेशन हासिल करें, वो मेडिकल कॉलेज में जाए, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, वो आर्किटेक्चर कॉलेज में जाए, वो फार्मेसी कॉलेज में जाए, सरकारी नौकरियों में उनको जायदादें मिले। बहरहाल हुकूमत में जाने का मकसद ये है कि आपके जो हुकूक है, जो आपको अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए रिजर्वेशन चाहिए और मिलना चाहिए। दूसरी बात, आज मुसलमानों की जायदाद अरबों की है, करोड़ों की जायदाद है। हमारे असराफ ने उन जायदादों को गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ किया। आज औकाफ की हजारा एकड़ जमीन कुछ हुकूमत के कंट्रोल में है, कुछ गैर मुस्लिमों के पास है, कुछ हमारे भाइयों ने बेच कर खा दिया। हुकूमत में जाने का हमारा मकसद यह है कि हम इन औकाफी जायदाद का इस्तेमाल गरीब, पसमानदा, बेवा, नादार मुसलमानों को कर सके। तो मजलिस की सियासत का मसला दूसरा यह है कि हम मुसलमानों को माशी तौर पर मुस्तहकम कर सके, समाजी तौर पर मुकाम दिला सके, इनको समाज में उठा उठा सके और उनको रोजगार की सहूलत मिल सके। अजीज़ान गिरामी, इन्हीं दो मकसद के लिए, एक आवाज उठाने के लिए, मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए आपने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ देना चाहिए। देखो, आज पार्लियामेंट में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी थे जिन्होंने CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, उसकी मुखालफत की। और आपने देखा वो दिन, क्या देखा आपने, जब CAA का बिल
असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ में आया, उन्होंने फाड़ दिया। पार्लियामेंट में CAA के बिल को फाड़ने की ताकत हमारे कायद के पास थी। पार्लियामेंट में जब टिप्पो तलाक का कानून आया तो ये मर्द मुजाहिद था जिसने काम किया। और आज महाराष्ट्र में जब रिजर्वेशन की और औकाफी जायदाद की बात आती है तो मजलिस इत्तेहाद उसमें खड़े होती है। बगैर आज के हालात में अगर हमको अपना मुस्तकबिल बेहतर करना है तो आपसे गुजारिश है कि मजलिस के हाथों को मजबूत कीजिए। खुदारा एक बात और सुन लीजिए, हमारे बीच अगर किसी से नुकसान पहुंचता है तो अपनों से ही नुकसान पहुंचता है। हमारे पास अगर तकलीफ होगी हमको कोई हरा नहीं सकता, हमको कोई नुकसान कर नहीं सकता। इमाम हुसैन के खातिर कौन थे? किसने मेरे आका के नवासे की गर्दन को काटा? वो कौन थे जिन्होंने 72 इंसानों को इस तरह से खत्म कर दिया कि उनका नमाज जनाजा तक ना हो सका? तो यकीनन आपको ये समझना होगा कि हमारे बीच में, हमारे दरमियान में ऐसी शख्सियतें भी होती हैं जो हमारे इत्तेहाद को, जो हमारे मकसद को, हमारे नस्बैन को खत्म कर दी। इसलिए खुदारा अल्लाह के लिए आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इन ताकतों को पहचानो, इनसे खबरदार रहो। और दूसरी बात, यही ताकतें आपके बीच में मसरक की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर, फिरके की बुनियाद पर, जात पात की बुनियाद पर इख्तिलाफात पैदा करेंगे। हमको बचकर रहना है। हमको कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर एक होना है। और हम जब एक हो जाएंगे तो ताकत बनेंगे, मजबूत ताकत बनेंगे। तो आज के इस सभा का जो सबसे अहम मकसद है वो ये है कि आप अपनी सफों में मौजूद उन मुनाफिकों को पहचानो जो अपनी पीठ में खंजर खोप रहे हैं और मिलत इस्लामिया के उस अजीम मकसद को हासिल करने से पीछे जा रहे हैं। और दूसरा पैगाम इत्तेहाद का है, इत्तेफाक का है, मोहब्बत का। आओ हम सब मिलकर इस बात की कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान में, दस्तूर में जो जो हमको हक दिया है उसको हम ताकत के जोर पर हासिल करेंगे। हम ना सिर्फ नारेगांव का विकास करेंगे, सर उठाकर जिएंगे, इस शहर औरंगाबाद का विकास करेंगे, इस शहर की तकदीर को बदलेंगे। हम हमारे गैर मुस्लिम भाई जिन पे जुल्म होता है, वो दलित हो कि आदिवासी हो कि पसमानदा हो कि ओबीसी हो, उनका साथ देंगे। हम इंसाफ का काम करेंगे। हम उनको ताकत देंगे जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। एक मिशन है, मोमिन की बासत, मोमिन का दुनिया में आना खाना पीना और मर जाना नहीं है। मोमिन तो इस बस्ती में, इस दुनिया में इसलिए आया है कि रहमत का जरिया बने। और आपकी रहमत आम इंसानों को इंसाफ दिलाने के लिए, जुल्म से बचाने के लिए, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए होना चाहिए। मैं बहरहाल आपको इस मंच से दावत देता हूं, आओ मुत्तहिद हो जाओ, अपनी सफों में मोहब्बत पैदा करो, सब बंदी करो और एक ताकत बनकर शीशा पिघलाई हुई दीवार बनो। नारेगांव के मुसलमानों से मुझे बहुत उम्मीद है और मैं आपके बीच ये कहना चाहता हूं, यकीनन ये बस्ती ना सिर्फ इस शहर की बल्कि पूरे महाराष्ट्र का नाम बनाए। दूसरी बात, चंद मामला आपसे कहना है, गुजारिश आप, यहां पर आपके पास
कुछ मुकामी मसले बात करता हूँ, स्टेज है, मौका है। ये गोडाउन्स पे जो मुख्तलिफ आग रखती है ना, जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, उसके लिए मैंने गोदाम के जिम्मेदारों से गुजारिश की थी वो साथ बैठे, इस किस्म की घटना ना हो उसका इंतजाम करें। दूसरी बात, आपके एरिया में डीपी का मसला परमानेंट होता है। मैंने असलम पठान साहब से, फारूक मौलाना से बात की थी, एमएससी वालों ने कुछ ताउन करने की बात कही थी, वो भी काम आप कीजिए। देखो, हम भारत के शहरी हैं, मुसलमान किसको डुबाता नहीं, मुसलमान को हराम का पैसा नहीं होना, मुसलमान को गंदा काम नहीं होना। हम एक अच्छे शहरी की तरह इस बात की कोशिश करेंगे कि एमएससीबी की सप्लाई अच्छी हो, हमारे गोदाम महफूज रहे, हमारी बस्तियों में अमन अमान रहे। इस बस्ती में कुछ गैर मुस्लिम भी रहते हैं, आपको उनसे भी अच्छे ताल्लुकात रखना है, आपने अमन अमान को कायम रखना, आपको उनको एहतराम करना, उनको अपने साथ रहना। बहरहाल आज की इस सभा में बहुत दिनों के बाद इस तरह से दिल खोलकर आपसे बात करने का मौका मिला। मैं मेरे नौजवान साथी असलम पठान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आपसे मुझे गुफ्तगू का मौका फराहम किया, और एक वादा करता हूं कि हम आपके साथ रहेंगे, नारेगांव के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, इस बस्ती की शक्ल सूरत को बदलेंगे, यहाँ पे म्यूनसिपलिटी के सहूलियात लेके आएंगे, एक अच्छी क़ियादत मजबूत करेंगे, मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को, हाथों को मजबूत करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।